स्वागत करता हूं आपका GD एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का सभी कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होता है, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखिए, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मतलब में क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है हमको फाइंड आउट करना है, क्या संबंध होता है। तो देखिए, पहले हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। गोलीय दर्पण में हमारा क्या आएगा, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हमने बताया था, कौन कौन सा होता है, अवतल और उत्तल दर्पण होता है। तो इन दोनों में हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो देखिए, ये दर्पण है। यदि हम उभरे हुए तल को क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो दबा हुआ भाग एक परावर्तक तल बनेगा। परावर्तक तल बनेगा, लेकिन ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। यदि हम क्या करते हैं, इसके परावर्तक तल से एक मध्य रेखा लेकर जाते हैं, मध्य से, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यदि हम इसका नाम AB रख दें, ठीक, ये हमारा P है, ये दर्पण का ध्रुव होता है, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या C होता है, जो उस गोले खोखले का केंद्र होता है। और ये जो फोकस होता है इसको बोलते हैं फोकस। अब देखिए, हमने पूरा सिंबल लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे भी कर देते हैं ऐसे ही। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हम क्या करेंगे, दबे हुए भाग को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी रहेगा सब इसमें। ये दर्पण का ध्रुव होगा P, ये वक्रता केंद्र होगा C, और ये फोकस दूरी होगा F। ठीक, मान लेते A और B। तो हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है, हम इसको पूरा डिस्क्राइब से नहीं पूरा अच्छे से नहीं बताएंगे, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा और ये आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता अब इस टाइम। तो देखिए, ये जो होता है, कोई भी दूरी नापते हैं, कोई भी दूरी हो, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। यदि फोकस को मेजर करना है, वक्रता त्रिज्या को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दर्पण का जो ध्रुव होता है उसी से सभी दूरियां नापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव हमारा P है, हम यहाँ से वक्रता त्रिज्या क्या होगा, कि ऐसे ही वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होगा, R होगा। क्या होगा, R। फोकस दूरी हमने बताया था डिफिनीशन, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा स्मॉल f हो गया। तो हम देखेंगे इनके और इनके बीच में क्या संबंध है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये क्या हो गया, त्रिज्या, ये हो गया इसका फोकस दूरी। तो इन दोनों के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए, संबंध क्या है, आप नोट करके लिखिएगा, नोट्स लिखिएगा। क्या नोट होगा, लिखेंगे जो वक्रता त्रिज्या होता है, लिखेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या फिर बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर यहाँ पे देखिए फिगर में, तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का जो हाफ पार्ट है, ये क्या है, फोकस दूरी। तो आप अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या फिर बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी किसके बराबर होगा, किसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये इसके बीच में संबंध होता है। हमने दूसरा जो डेफिनेशन बताया, यदि आप बोल सकते हैं जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है,
आधा होता है, या फिर बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। 1 मिनट। जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इस तरह का आप संबंध निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भी वही संबंध होगा और इसमें भी वही संबंध होगा। ठीक, इस तरह से हमने कंप्लीट किया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हम देखेंगे प्रतिबिंब और वस्तु, ये सब क्या होते हैं। प्रतिबिंब मतलब वस्तु मतलब जहाँ से प्रकाश आता है वो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो हमारा वस्तु होता है। टकराने के बाद, परावर्तक तल से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये वक्रता केंद्र, ये है फोकस। हम एक किरण लेंगे, यदि हम देखें जो हमारा परावर्तन का जो नियम है, प्रकाश जितने कोण से आती है उतने कोण से परावर्तित होती है, उसी नियम को हम फॉलो करेंगे। तो नियम क्या है? देखिए, हम एक किरण लेकर आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। एक मिनट, फिगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, ये हो गया फिगर इसका। तो फिगर में क्या करना है, हम ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, प्रकाश अगर यहाँ से आ रहा है तो ये प्रकाश का स्रोत है। मान लेते प्रकाश का स्रोत है, तो प्रकाश जहाँ से आता है, प्रकाश का जहाँ स्रोत होता है वही हमारा क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। यदि हम इसको O से डिनोट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे वस्तु। क्या है? वस्तु। अगर वस्तु O से प्रकाश आ रहा है तो एक और प्रकाश को ले लेते हैं, कोई भी प्रकाश आए तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अविलंब खींचेंगे। कहाँ से? वक्रता केंद्र से खींचेंगे अविलंब। तो अविलंब का मतलब ये हो गया कि क्या होगा, जो आपतित किरण होगी कितने कोण से आएगी? आई कोण से आती है, इंटर करती है और रिफ्लेक्ट करती है आर कोण से। तो हमने ये देखा जो नियम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ, जो होता है रिफ्लेक्शन का जो नियम होता है उसको फॉलो करके यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में भी होगा। तो जितना कोण से आएगी उतने कोण से परावर्तित होगी। तो परावर्तन के बाद जहाँ से होके जाएगी या कहीं मिलती होगी, जहाँ पे मिलती है प्रकाश की किरण, वो क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है या प्रतिबिंब कहलाता है। तो हम यहाँ ये देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हो रहा है। अब आगे देखते हैं वस्तु और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण को लेते हैं क्योंकि काफ़ी आसान होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु O है। क्या है? वस्तु O है, ये हमारा प्रकाश का स्रोत है। यदि प्रकाश आता है, टकराने के बाद चला जाता है ऐसे, फिर आ रहा है, फिर टकराने के बाद चला जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर टकराने के बाद चला जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर टकरा के चला जा रहा है। जहाँ मिलता है, ये जहाँ मिलेगा, ये क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण है। ठीक, तो टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? इसको आई से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज होता है। क्या होता है? इमेज। ये प्रतिबिंब होता है जहां से प्रकाश आता है, वो स्रोत क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्या समझे, जहां से प्रकाश चलता है और जहां मिलता है, उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जहां से प्रकाश आता है
वो हमारा वस्तु होता है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखिए, अब हमको आगे क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, प्रतिबिंब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप 3 बातों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो काफ़ी इजी होगा। 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रतिबिंब बनाते हैं किसी भी दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, आसानी से बना लेंगे और याद भी रहेगा हमेशा। पहला जो होगा, पहला जो कंडीशन है, हमेशा हम किरण को हमेशा 2 किरण लेंगे। कभी भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 किरण को लेंगे, और 2 किरण लेंगे तो काफ़ी ईजिली से आप बना सकते हैं। नहीं तो आप चाहेंगे बहुत सारा किरण लेकर जाए तो फिगर भी अच्छा नहीं लगेगा और सुंदर भी नहीं लगेगा, तो नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड में। तो इससे अच्छा ये है कि आप मैक्सिमम 2 किरण लीजिए। अगर इससे भी नहीं मन भरता है तो 1 किरण और बढ़ा लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनाते समय 2 किरण जरूर है लेना एकदम, बाकी आप एक्स्ट्रा नहीं लीजिए क्योंकि फिगर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अगर आप तीनों बातों को अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं तो आप प्रतिबिंब बहुत ही इजीली बना सकते हैं। देखिए, पहला कंडीशन क्या है, यदि हमारा कोई किरण क्या हो, मुख्य अक्ष आप समझते हैं दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है वो रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ही दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए, यदि कोई किरण क्या है, यदि किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर आए, मुख्य अक्ष के समांतर आती है कोई किरण, तब क्या कंडीशन होता है। हम पहले दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। आप जानते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, ये केंद्र है जिस खोखले गोले का भाग है सी है, ये दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर सेंटर लगेगा इसका। तो ये जो रेखा जाती है दर्पण के ध्रुव पी से और वक्रता केंद्र सी से, तो ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि कोई किरण, ये मिरर M1 है, ये सीरा 2 है मिरर का, इसको लिखना जरूरी है, आप हमेशा लिखते चलिएगा। तो देखिए, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, समांतर का मतलब समानांतर, मतलब जो दूरी यहाँ भी यहाँ पे दूरी है बराबर हो, तो समांतर का मतलब ये हो गया। तो ये किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, 1 मिनट इसको लिख देते हैं फोकस। आप हमेशा पहले कभी भी फिगर बनाइएगा, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, इन 3 बातों को अच्छे से लिखिएगा क्योंकि आप इसको लिखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, हम एक क्या करते हैं, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए, फोकस से होकर जाएंगी, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है जो रिफ्लेक्शन ऑफ नियम है, रूल है, उसको फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हमेशा देखेंगे कभी भी हम लंब खींचते हैं तो उसके लिए हम लंब खींचना पड़ता है, तो जब जो लंब खींचते हैं वो केंद्र से ही खींचते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जितने कोण से आएगी, मतलब इंटर करेगी आई से और रिफ्लेक्ट करेगी आर से, आर कोण से, तो हमेशा ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये नियम को फॉलो करेगा। तो इस तरह से आप हमेशा बनाते रहिएगा। तो आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो लिखिएगा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा, ठीक। ये आप फिगर बना लीजिएगा और एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा आप जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तब। आइए, यदि यहाँ पे इसमें देखा जाए, ये तो मान लीजिए हमारा कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होगा, दबे हुए भाग को क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए। ये दबा हुआ भाग है,
दबे हुए भाग को हम कर देते हैं पालिश। दबे हुए भाग को हम क्या कर देते हैं, पालिश। तो पालिश करने के बाद उभरा हुआ तल एक परावर्तक तल बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाएगा और वक्रता केंद्र से सी से होकर जाएगा। ये इस पे क्या होगा, फोकस होगा। देखिए हमेशा प्रकाश परावर्तक तल की तरफ ही आता है, इधर से नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप इधर से किए हैं, अंदर से इधर से करेंगे, नहीं। आप हमेशा क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेकर आएंगे। आया मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, एक अभिलंब खींचेंगे यहां से, ठीक। तो जितने कोण से आएगा, इंटर करेगा, आई कोण से आ रहा है, उतने ही कोण से रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये कोण क्या हो गया, आर हो गया, तो रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, इसका पीछे जो रिफ्लेक्ट जो परावर्तक किरण होता है वो तो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, लेकिन उसके पीछे लेकर इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम बढ़ाते जाएंगे पीछे। तो बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, फोकस पर। तो ये प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे ही बनेगा। दर्पण के पीछे ही बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और अवास्तविक भी नहीं रहेगा। इस तरह से हम दोनों दर्पणों में देख लिए, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर आने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये आप किरण याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब आते हैं, यदि कोई किरण क्या हो, फोकस से होकर जाए। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाए, फोकस से, तो क्या कंडीशन होगा, क्या होगा। सेम उसका अपोजिट होता है। आप पहले आइए अवतल दर्पण में, समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण में आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उभरे हुए तल को पालिश कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। बहुत ही आसान डेफिनेशन, आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए M1 M2 और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, क्या लाइन कहलाएगी, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है। यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है, देखिए फोकस पे आ रही है, ये काफी घूमते हुए आ रहा है, जैसे लग रहा है डांस करते हुए आ रहा है। देखिए, तो फोकस से अगर कोई किरण आती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये कंडीशन याद कर लीजिएगा। यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तो आप ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन है, एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दूसरा कंडीशन है, तो आप फिर वही आप रूल फॉलो करेंगे। अब हमेशा नहीं बताएंगे, आप समझ गए होंगे, तो आप इसके पीछे करके देख लीजिएगा हमने क्या बताया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। अब देखिए दूसरा जो है अवतल दर्पण, उत्तल में क्या करेंगे, दबे हुए भाग को हम पालिश कर देंगे तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। उत्तल दर्पण, ये मिरर M1 है, M2 है। तो देखिए ये फोकस है F, ये क्या है, वक्रता केंद्र C है, ये दर्पण का ध्रुव P है। यदि कोई किरण क्या हो, फोकस से होकर आए, मतलब यदि कोई किरण ऐसे आ रही है फोकस पर, तो एकदम कंप्लीटली आएगी नहीं फोकस पर, जो भी आएगा क्या होगा, देखिए ये किरण आ रही है लेकिन ये पीछे तो आएगी नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन बढ़ा देंगे आगे। तो आगे जब बढ़ाएंगे, ठीक,
ये फोकस पे आ रही है, तो अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा किसमें हो गया, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण, और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इस तरह से हमारा दूसरा कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, क्या है, यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब देखिए तीसरा कंडीशन, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है, यदि कोई किरण, आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद किधर परावर्तित होगी, किधर जाएगी प्रकाश की किरण। तो देखिए यदि कोई किरण क्या हो, वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो यदि वक्रता केंद्र से होकर आती है तो कोई किरण, एक मिनट यहाँ किरण नहीं लिखे, लिख लीजिएगा किरण, यदि कोई किरण, ठीक, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी। तो देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या करेंगे, बड़े तल को हम पालिश कर देंगे, तो पालिश करने के बाद हमारा एक क्या दर्पण मिलेगा, अवतल दर्पण। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस एफ है, ये ध्रुव पी है, ये मुख्य अक्ष ए बी है। तो देखिए हमने क्या बोला, यदि कोई किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के नहीं, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात किधर से होकर जाएगी। देखिए इसके बाद क्या होगा, यदि कोई किरण क्या होगा, आपतित होती है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यदि किरण क्या हो, वक्रता केंद्र से होकर आती है तब। देखिए किरण आ रही है तो उसी वक्त क्या हो जाए, तुरंत परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये कंडीशन तीसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनाते समय। ये हमारा क्या था, M1 मिरर है, M2 दो सिरे हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। हमेशा याद रखिएगा उभरा हुआ तल हमेशा पालिश हुआ रहेगा, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि दबे हुए भाग को क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, तो पालिश करने के बाद एक दर्पण मिलेगा, तो कौन सा दर्पण मिलेगा, हमारा उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, ये M1 M2 दो सिरे हैं, ये दर्पण का ध्रुव है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि कोई किरण क्या हो, वक्रता केंद्र से आती है, देखिए मान लीजिए हम ये नहीं बन सकता है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। अब यहाँ से आ रही है कोई किरण, तो आ रही है तो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, सपोजिट मानना पड़ेगा आपको कि यहाँ पीछे दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र है और ये किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वो किरण क्या हो जाएगी, इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये कंडीशन हमारा उत्तल दर्पण का हो गया, ये अवतल दर्पण का हो गया। देखिए हमने तीनों कंडीशन बताया, तीनों कंडीशन क्या बताया, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। यदि दूसरा कंडीशन, यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा कंडीशन ये है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये तीन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाइए तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके बोर्ड का पेपर जब होगा उसमें बहुत ये आपका रोल करेगा, बहुत अच्छा रोल करेगा। आप यदि आप तैयार किए रहेंगे तब। क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछता नहीं है, लेकिन पूछ दे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। यदि आप शेयर करेंगे तो अपने क्लासमेट या फिर अपने पार्टनर या फिर अपने रिलेशन के सभी लोगों को आप अच्छे से अच्छी क्लास दे सकते हैं आप अपने शेयर करने के माध्यम से। तो दोस्तों धन्यवाद, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।